वेक्टर एल, आर की वैल्यू कितनी थी फटाफट बताना। 4i cap minus 3j cap plus 2k cap प्लस 2k कैप, और पी की वैल्यू कितनी थी? minus 5i cap plus j cap minus k cap माइनस के कैप, ठीक है। बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं या आवाज नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। सो वेक्टर एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, डिटर्मिनेंट मेथड करते हैं तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल डाला, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पहले आर है तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 3 2, देन पी की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस 5 1 है माइनस 1। इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप पहले लिखा, सो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, माइनस जे कैप लिखा, सो माइनस 4 एंड प्लस 10 कितना आ जाएगा 6, एंड प्लस ऑफ के कैप लिखा तो 4 माइनस 15, सो कितना हो गया माइनस ऑफ 11। सो फाइनल आंसर इज आई कैप माइनस ऑफ 6 जे कैप माइनस 11 के कैप। सृजन आया बच्ची? कैसे किया पता चला? सिंपल है, माइनस जे कैप जब लिखा था ना तो ये ढका 4 इंटू माइनस 1, सिंपली 4 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 4, और माइनस देके फिर माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस 10। सो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे? yes sir हाँ तो चलो एक क्वेश्चन लिखो। अभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिया कि एग्जैक्टली दो वेक्टर पता है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अभी चेक करना है कि ठीक है ए बी साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला था उससे रिलेटेड भी कुछ देख लेते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी। शो दैट, मैं एक क्वेश्चन करता हूं, दूसरा वाला क्वेश्चन तुमको करने दूंगा। ऐसे छोटा ब्लू, शो दैट वेक्टर ए इक्वल टू, क्वेश्चन है शो दैट वेक्टर ए इक्वल टू, इसका परफेक्ट डेटा मैं लिख रहा हूं माइनस 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 12 के कैप। वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है बच्चे माइनस 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 12 के कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप एंड प्लस 4 k cap are parallel to each other, are parallel to each other। यह हमें प्रूफ करके बताना है बच्चे कि ये दोनों के दोनों जो है ये आपस में क्या है पैरेलल टू ईच अदर है। बताओ क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं कि डॉट प्रोडक्ट लगाएं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों? ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है ए बी साइन थीटा, और अगर पैरेलल है तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0। तो चेक करो कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं। सो सबसे पहले निकाल लो a क्रॉस b, क्योंकि अगर ये पैरेलल होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ रही है। सो a क्रॉस b इक्वल टू मॉड, ये ले लिया i कैप माइनस j कैप एंड देन फिर k कैप। a की वैल्यू कितनी है माइनस 6 9 एंड माइनस 12, देन 2 माइनस 3 एंड 4। जैसे उसकी वैल्यू निकाला तो ये i कैप हो गया, ये ढक गया। 9 4 जा 36 प्लस माइनस, तो 12 3 जा 36, वैल्यू कितनी आ गई 0। माइनस ऑफ j कैप लिखा, 6 4 जा 24 माइनस में और यहाँ पे प्लस में, तो भी क्या हो गया 0। प्लस ऑफ k कैप, सो चेक किया फिर से, 6 3 जा 18 माइनस 9 2 जा 18, फिर से कितना आ गया 0। सो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ गई बच्चे 0। इसी को a क्रॉस b को हम क्या लिख सकते थे a b sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0, तो हम sin थीटा को रहने देते हैं और बाकी को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा a b इनटू n कैप मतलब यूनिट वेक्टर। जो sin थीटा को रहने दिया बाकी सबको किधर भेज दिया नीचे, तो 0 अपॉन कुछ भी की वैल्यू क्या हो गई 0। इट मींस sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 0। सो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री। पता चला कि नहीं पता चला? yes sir
जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आया मतलब बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड धुल्ला धुल्ला सा याद होगा तो मैंने सिखाया था। इसका शॉर्टकट मेथड कैसे था एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सो ऑल्टरनेट मेथड मैंने बताया था कि इफ ax upon bx equal to ay upon by equal to az upon bz रहा तब वो वेक्टर्स आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल। तो चेक करके देख लो, ax की वैल्यू कितनी है -6, bx की वैल्यू तो ये b का x का कंपोनेंट क्या है 2 इक्वल टू ay की जगह क्या होगा 9 अपॉन -3, az की जगह क्या है -12 अपॉन 4। सो ये कितना हो गया बच्चे -3 एंड -3, क्या तीनों सेम हो गया? दैट इज वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस करोगे तो इसको मत करना, तब इसको करना, और जब बोर्ड के हिसाब से मतलब स्कूल के हिसाब से करोगे तो ये वाला ट्राई करना। ये वाला मैक्सिमम टीचर्स को नहीं पता होता है तो इसके लिए वो थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो इस टाइप का लिख लिए क्या बच्चे सभी लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी आप लोग ट्राई करने जा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा फील शायद हो जाएगा। तो मैं एक डेटा निकाल लेता हूँ फटाफट। डेटा इज दैट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन में ये था। हाँ लिखो क्वेश्चन, SHOW show that vector A equal to I cap minus 3j cap plus 5k cap and vector B equal to 5 minus 5 I cap plus 15 j cap minus 25 k cap are parallel to each other. फटाफट करके बताओ तो पैरेलल है क्या? हाँ नहीं कोई एक मेथड कर लो। पैरेलल आया क्या? पक्का? अच्छा ये वाला मेथड एक बार ट्राई कर लोगे कि बाद में ट्राई कर लोगे, बोलो। बाद में कर लेंगे। पक्का? तो उस मेथड को फिर छोड़ देते हैं। हालांकि तुम लोगों को सबको क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आ ही गया ना बच्चे? यस सर। पक्का? यस सर। सो रहने देते हैं बच्चे इसको, ठीक है। दूसरा वाला मेथड आप लोग खुद से कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार स्कूल में भी पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आज भी नीट वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेईई में थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस के रेशियोज बहुत ही रेयर होते हैं, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस इतने इजी पूछ देते हैं ना आजकल जेईई में। जब से ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न स्टार्ट हुआ ना, तब से कुछ क्वेश्चंस 5 से 7 क्वेश्चन इतना इजी पूछ देते हैं कि हमें लगता नहीं है कि उसमें बोर्ड का भी लेवल होगा, इतना इजी पूछ देते हैं, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट हेडिंग दो जल्दी। क्या हेडिंग दोगे? सो ट्रायंगल हेडिंग दो, मैं लिख भी देता हूं। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय two vectors, formed by two vectors. So बहुत सिंपल है, देखो उसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चे, बहुत ज्यादा जगह लिखा रहता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, या सिंपली ऐसे भी लिखा मिलता है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स। तो बहुत सिंपल है, चेक करना है कैसे करना है। एक वेक्टर ए लिया यहां पे। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ जल्दी। क्या?
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ मैथ्स में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो करना क्या, ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर है और एक वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा। क्या बोला, पता चला? पक्का? हाँ ठीक है। सो चेक करो यहाँ पे, जैसे थीटा हुआ, अगर ये साइड को मैं ज्वाइन कर दूं, ये साइड को अगर ज्वाइन कर दूं, तो क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है, देखो तो क्या है? तो क्या ये जब ट्रायंगल बन रहा है तो क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? आंसर है अगर ट्रायंगल बन रहा है तो 100% हम उसका क्या निकाल सकते हैं बच्चे, एरिया। तो बहुत सिंपल है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालने जाते हैं तो सबसे पहले देख लेना, ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल दिया है ऑलरेडी थीटा। अब जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देख के पता चला, यहां बेस तो पता चल गया कि यहां से यहां तक वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए। अब हाइट कैसे निकलेगा, तो यहां से एक लाइन खींचा जो वेक्टर ए पे 90 डिग्री फॉर्म करता, मतलब परपेंडिकुलर, तो क्या यही हाइट होगा बच्चे, देखो तो क्या यही हाइट होगा? अब सोचो, अगर ये b है तो क्या हाइट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? कितना कितना बोलो? पक्का? चेक करो इधर, b sin थीटा कैसे बोले, सही है, ये b है ना, तो थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, sin। तो चेक करो, ये और ये क्या होने वाले हैं, सेम। तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू, सो h इक्वल टू हो गया b sin थीटा। सो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, a, and what is the value of height, b sin theta। हाँ या ना? पक्का? सो इसी को अगर देखें तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, यस और नो? अब जैसे देखो यहां पे हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, अब जैसे ए बी साइन थीटा लिखा तो क्या ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है, हाँ या ना? तो आंसर है ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो हाफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं क्या बच्चे, हाफ इंटू ए क्रॉस बी? आंसर है नहीं, हाफ इंटू मॉड ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। क्या बोला, पता चला? कभी भी याद रखना, ए बी साइन थीटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, बट एक्जेक्टली यहां पे क्या है, ए बी साइन थीटा, तो उसके जगह क्या लिखेंगे, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब सोचो कि अगर दो वेक्टर दिया है, उसके कॉर्ड से, ऐसा मत सोचना दो वेक्टर से ट्रायंगल कैसे बनेगा, एक उसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो तो एक और वेक्टर बन जाएगा। सो एग्जैक्टली ट्रायंगल जब यूज करेंगे, एरिया, इस ट्रायंगल का यूज करके एरिया जब निकालेंगे, तब हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए, और हाइट में ये काम आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब दो वेक्टर से ही हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या करना, ए क्रॉस बी तो तुमको निकालना आता ही है, डिवाइड बाय 2 कर देना। ऐसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं थोड़ा देर बाद में, ठीक है? पक्का? किसी को डाउट है? सो इसके बाद एक ले लेते हैं पैरेललोग्राम का। सबने नाम सुना है क्या पैरेललोग्राम? बोलो। यस सर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed, ब्रैकेट में डालना, formed by two vectors। So पैरेललोग्राम क्या होता है, फटाफट बताओ तो कोई, जल्दी बोलो।
हाँ, दो साइड्स पैरेलल हो तो सिंपल, ये वेक्टर ए ले लिया बच्चे और ये वेक्टर बी ले लिया, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया थीटा। सो ये 10 to 10 देखे। अब ए से पैरेलल एक लाइन खींच दो और बी से पैरेलल लाइन खींच दो, तो देखो ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये है तो ये भी ए हो जाएगा। क्या पैरेललोग्राम बना बच्चे? यस सर। पक्का? किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, अब एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, बेस इनटू हाइट। जल्दी बोलो। बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। पक्का ना? पक्का ना? यस यस हाँ, सर। तो एक काम करते हैं, हाइट के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। देखो हाइट के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, तो क्या होगा चेक करो। ये मैग्नीट्यूड हो गया ए, ये अगर बी है तो ये वाली वैल्यू फिर से कितनी होगी, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। वेरी गुड। सो हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, बी साइन थीटा। सो जब लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, बी साइन थीटा। सो ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चे बोलो, तो आंसर है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सिंपल है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा तो हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है? यस सर। अब इसी का ना थोड़ा सा एक अलग वर्जन है। पैरेललोग्राम के अबाउट ना कई बार डायगोनल साइड दे देते हैं। क्या दे देते हैं बच्चे? कई बार डायगोनल साइड दे देते हैं, तब पूछते हैं कि डायगोनल्स के टर्म में क्या होगा, तो एक बार उसके टर्म्स में भी देख लेते हैं। हालांकि बोर्ड में जब आएगा ना तो ए और बी गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन अभी डायगोनल्स के फॉर्म में एक बार देख लो कैसे करेंगे। तो इसको मिटाऊं क्या मैं? यस सर। हाँ ठीक है। सो इसको एक बार रब करके फिर देखते हैं। तो चलो चेक करते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ये एंगल थीटा है। हमें डायगोनल्स के टर्म में इसका एरिया निकालना है। तो इससे पैरेलल एक लाइन, इससे पैरेलल, अब हो गया पैरेललोग्राम। तो देखो एक डायगोनल क्या ये हो गया बच्चे, देखो तो क्या एक डायगोनल ये हो गया। यस सर। तो लेट दिस वन इज d1। अब ये वेक्टर है तो वेक्टर d1 लिखा, सिंपल। क्या एक डायगोनल ये हो गया? यस सर। यस सर। तो एक डायगोनल ये हो गया जिसका नाम दे दिया d2। इस डायगोनल का नाम दे दिया वेक्टर d2। तो क्वेश्चन है अब इसके टर्म में क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। इसके टर्म में जब देखते हैं ना, सो d1 की वैल्यू पहले ही बताओ, d1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, थोड़ा देखना। सर a प्लस b। a प्लस बी, हाँ वेरी गुड। सो d1 की वैल्यू कितनी हो गई, सो वेक्टर d1 इज द एडिशन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यस और नो? यस और नो? इन दोनों का देखो ना रिजल्टेंट है। वेक्टर d2 क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। वेक्टर d2 जल्दी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो बच्चे। एग्जैक्टली a और जब b का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो b किधर आता है, नीचे आता है। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो किधर से जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो क्या वही वेक्टर ऐसे दिख रहा है, यस और नो? यस सर। चेक करो, अगर b होता माइनस b होता, माइनस b के साथ एडिशन करते तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे जाता, ऐसे पास होता। एक काम करो, कर ही देता हूं थोड़ा, ये डॉटेड करके देखते, इससे पैरेलल करते, तो ये एग्जैक्टली यही d2 होता, मींस रिजल्टेंट होता a और माइनस b का। तो देखो यही तो सेम सेम है, तो इसका मतलब वेक्टर d1 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस b, एंड वेक्टर d2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, a माइनस b। ठीक है? इसके लिए जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं ना, तो उस टाइम में जो वैल्यू होती है वो हाफ इंटू मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2।
हाफ इंटू मॉड ऑफ क्या यूज करना, d1 क्रॉस d2। मतलब d1 अगर तुमको a माइनस बी पता है और a प्लस बी पता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के अगर हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद रहेगा? यस सर। पक्का? यस सर। सो इसके फॉर्म में डायरेक्ट मॉड ऑफ a क्रॉस b, और इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड ऑफ d1 वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। What is d1? d1 is the first diagonal, d2 is the second diagonal, d1 a plus b है और d2 a minus b। ठीक है? yes. एक क्वेश्चन करेगा इसके अबाउट? यस सर। पक्का? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल। रब करो मैं? यस सर। ठीक है। सो चलो इधर से स्टार्ट करते हैं, फटाफट आंसर बताना। बाय यूजिंग, नहीं ये काम करो, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 4k कैप, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। ये ट्रायंगल का सिंबल है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय these vectors, formed by these vectors। फटाफट आंसर बताओ तो बच्चे, एक ही क्वेश्चन में दोनों को यूज कर लिया। ठीक है? जल्दी करो। आगे बच्चे, ठीक है, ट्रायंगल में कितना आया बोलो? क्या? ट्रायंगल का आंसर कितना आया? हाफ इंटू माइनस 7i कैप माइनस 14। ए भैया कुछ भी करेगा ऐसे। यहाँ पे जब एरिया निकालते हैं तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, इसका मतलब आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया? जल्दी करो। सर माइनस में आ रहा है सर। मॉड लगा दिया तो कैसा माइनस में आंसर आएगा बच्ची? क्या कर रही है? देखो पहले ए क्रॉस बी निकाल दो। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई कैप देन माइनस जे कैप देन के कैप। सो चलो सबसे पहले 3 है, 1 है, -1 है, 2 - 2 4 है। सो आई कैप कितना हो जाएगा? तो 4 -2 2। जे कैप लिखा तो कितना आ गया? 4 3 12, 12 और 2 14, मतलब 14। और प्लस ऑफ के कैप लिखा तो -6 - 2 तो माइनस ऑफ 8। सो ये हो गया 2i कैप -14 जे कैप
एंड माइनस 8 k कैप। रूट 66 क्या ट्रायंगल का कि पैरेललोग्राम का? ट्रायंगल का। अच्छा तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो किसका आ जाएगा? पैरेललोग्राम का। सिंपल। हाँ या ना? 14 का स्क्वायर 256 होता है क्या बच्चे? नहीं नहीं 196 होता है। 196 होता है ना? हाँ तो कितना हो जाएगा ये 260 64 264। इसका स्क्वायर रूट निकाले थे क्या? नहीं ना? हाँ ठीक है। सो 2 रूट कितना आ गया? 66। हाँ सही है ये भी। तो ये क्या हो गया बच्चे? मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल के लिए क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर देना तो उसे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 66। यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। हाँ ठीक है चलो रब करें। रब करें। यस सर। ठीक है। सो एक ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बच्चे। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना बहुत काम का नहीं है। सर इसमें मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर में आएगा? एक्चुअली मीटर वगैरह दिया नहीं था ना, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ मीटर डाल दो। अगर ये मीटर में दोनों होता तो आंसर मीटर स्क्वायर होता, और सेंटीमीटर में दोनों होता तो आंसर क्या होता? सेंटीमीटर स्क्वायर होता। ठीक है? यस सर। पक्का? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है। सो हेडिंग दो ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यह हमारे बोर्ड में काम का नहीं है, कॉम्पिटिटिव में रेयरली कहीं कहीं डालते हैं। एग्जैक्टली मैथ्स वालों को पूरा का पूरा आएगा। ठीक है? ट्रिपल प्रोडक्ट में ये बताओ अब तक जो कर रहे थे वो डबल प्रोडक्ट था, मतलब चाहे डॉट प्रोडक्ट किया चाहे क्रॉस प्रोडक्ट किया, दो वेक्टर यूज किए कि तीन तीन यूज किए? दो। अब जब ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो तीन तीन यूज होता है। अब इसका डिटेल तो उसमें आएगा मैथ्स में, लेकिन जस्ट एक फॉर्म बता देता हूं कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो होते हैं ना दो टाइप के होते हैं। मैथ्स में मैं सिखा दे, फिजिक्स में सिखा देता हूं, हालांकि बोर्ड में ये नहीं है और कॉम्पिटिटिव में भी रेयरली पूछते हैं, बट एक बार देख लो कि ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। सो ट्रिपल प्रोडक्ट दो टाइप का होता है जिसमें तीन वेक्टर्स यूज होते हैं। एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों नाम दिया गया बच्चे? बोलो। अच्छा स्केलर आता है। हाँ क्योंकि स्केलर होता है। कुछ बोल रही है बच्ची? नो सर। हाँ सो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्केलर और वेक्टर इसलिए ही बोला गया क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो स्केलर आता है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? वेक्टर आता है। याद रहेगा? यस सर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं देखो, वेक्टर A डॉट B क्रॉस C। वेक्टर A डॉट B क्रॉस C। अब चेक करो B क्रॉस C, B और C का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये वेक्टर ही आएगा। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ। सो B क्रॉस C, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। उसको जब किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 100% आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा। यस और नो? कोई आवाज कर रहा है क्या साइड से? ठीक है। हाँ बच्चे गलती से अभी ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा वैसे ही कंसंट्रेशन कम होता है तो ध्यान रखना है। ठीक है? देखो B क्रॉस C, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या आएगा? वेक्टर आएगा।
अब किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया ना तो सिंपल आंसर क्या आएगा, तो स्केलर ही आएगा। इसीलिए क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। आया कि नहीं आया? पक्का? तो इसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको सॉल्व करना आ जाएगा क्या तुम लोगों को? क्या करना पता है? अच्छा एक को ए से करना है ना? हाँ, पहले एक को, जैसे पहले बी क्रॉस सी को एक साथ करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देख ले क्या एग्जांपल में फटाफट। लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा? अरे कर लेते हैं ना, कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 5 मिनट ही लगा। सिंपल, वेक्टर ए इक्वल टू मैं ले लेता हूं 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू ले लेते हैं माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर सी इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। सही है? एक बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और दूसरी बार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। करो कि मैं कर दूं फटाफट? पर किसका किसके साथ करना है वो तो बता दो। हाँ फिर से बोलो। मतलब वो क्वेश्चन लिखो ना, ए क्रॉस कौन सा है? क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ, हाँ सर। वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अलग से किसको करना है? अलग से सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, तो करना क्या है, सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालना है। तो बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा, तो ये और ये फटाफट पहले मॉड ऑफ सिर्फ बी क्रॉस सी निकाल लो। सो बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i माइनस जे के। बी की वैल्यू कितनी है, 1 1 माइनस 1 1 माइनस 3। सी की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 1 माइनस 1। सो वैल्यू कितनी आ गई, i कैप, ये हो गया -1 और ये -3। सो कितना हो जाएगा, -4। ठीक है। उसके बाद क्या आ गया बच्चे, माइनस ऑफ जे कैप, ये हो जाएगा 1 एंड प्लस 4 3 जा 12। सो 1 प्लस 12 कितना हो गया, 13 k कैप। ये हो गया 1 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, -3। सो हो गया -4 i कैप माइनस 13 j कैप एंड -3 k कैप। सही है? यस और नो? अरे बोलो। यस सर। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, यही सही है। सो अब चलो वेक्टर ए के साथ करना है ना, तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, सो 2i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू है -4i कैप माइनस 13 j कैप एंड -3 k कैप। तो चेक कर लो एक बार। सो 2 इंटू -4 कितना हो गया, -8। -1 इंटू -13 कितना हो गया, +13। और 1 इंटू -3 कितना हो गया, -3। सो आंसर कितना आ गया बच्चे, सो 8 और 3 11। सो आंसर आ गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? यस सर। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं, तो VTP वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C हो जाता। तो सिंपल, A क्रॉस मतलब i कैप माइनस j कैप k कैप। A की जगह कितना है, तो A की जगह है 2 -1 1 और B क्रॉस C की वैल्यू तुमने निकाली है -4 -13 -3 हो जाएगा। यस सर। तो सिंपल ऐसे ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है बच्चे? यस सर। तो NOT नोट करके लिखो, NOTE नोट। सो नोट करके लिखो, एरिया
ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का नाम सुने हो क्या? बोलो। नो सर। सर पैरेललोग्राम के टाइप में ट्रेपेजॉइड। फिर से बोलो एक बार, कुछ बोल दिए बच्चे। पैरेललोग्राम के फॉर्म में ट्रेपेजॉइड। हाँ उसी टाइप का होता है। देखो इधर एग्जैक्टली क्यूब सबको पता है ना बच्चे? अरे बोलो क्यूब पता है क्या? यस सर। तो क्यूब शेप का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका अलग होता है, ठीक है। सो ये ज्यादा बेंड होता है, इसको हमेशा बनाने में कंफ्यूजन होता है। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? सो पैरेललोपाइड इसको कैसे बना सकते हैं? और ज्यादा ये हो गया, इसको अगर और तिरछा करें तो हो सकता है क्या? यहां पे लाइन, यहां पे लाइन। सिमिलरली ये ऐसे गया, देन फिर ये दिख रहा है बच्चे कुछ? अरे हाँ या ना? क्यूब भी तो है। हाँ ये क्यूब नहीं है एग्जैक्टली। क्यूब पूरा सीधा होता है और ये थोड़ा सा ऐसे है, टिल्टेड है, इसी को पैरेललोपाइड बोलते हैं। क्या बोला, पता चला? यस सर। ये नहीं है एग्जैक्टली पैरेललोग्राम, पता है ना? पैरेललोग्राम में कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं, इसमें 3 साइड होते हैं। चेक करो ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है बच्चे? सेम। सिमिलरली ये वाला फेस जो होता है ना, ये और इधर वाला क्या होता है? सेम। क्या बोला, पता चला? यस और नो? अब लेट इसमें ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर एक बी ले लिया और एक वेक्टर सी ले लिया। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। सो ये 3 वेक्टर मिला के पैरेललोपाइड जब बनता है ना, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोपाइड, इसका फॉर्मूला याद रखो बस। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, इसका एरिया कहां से आएगा? किसका? अरे हाँ सॉरी, एरिया कैसे ले लिया? 3D में है ना? अरे हाँ या ना? 3D में है ना, तो 3D में क्या निकलता है एग्जैक्टली? वॉल्यूम। सो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, वैसे भी कॉमन सेंस है ना, 3 साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एसआई यूनिट क्या आएगा? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब किसका एसआई यूनिट होता है? वॉल्यूम का। क्या बोला, पता चला? यस सर। 2 साइड होता है तो मीटर होता है, 1 2 3 करके इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, और मीटर क्यूब आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो होता है वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, वही एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है, ठीक है। याद रख पाओगे? यस सर। अब कैसे याद रखना है सुनना। ट्रिपल प्रोडक्ट 2 टाइप का, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। अब वेक्टर वाला तो हमें चाहिए नहीं, एरिया मतलब स्केलर ही आने वाला है, तो एग्जैक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज कर लेना, ठीक है। यस सर। तो एक क्वेश्चन लिख लो इससे रिलेटेड कि एरिया ऑफ पैरेललोपाइड का क्वेश्चन कैसे आता है। हालांकि बोर्ड में मतलब स्कूल वाले एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो उसको लिख लो और चलो एक क्वेश्चन फटाफट लिख लो। एक क्वेश्चन है, इफ 3 sides of parallelopaid, if 3 sides of parallelopaid are formed by FORMED, are formed by वेक्टर ए इक्वल टू गिवन है i कैप प्लस 2j कैप, कॉमा वेक्टर बी इक्वल टू माइनस i कैप,
सॉरी आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप एंड वेक्टर c इक्वल टू I cap plus j cap minus of k cap, then find volume of parallelepiped. कर लोगे ना घर से? हाँ या ना बच्चे? सिंपल है, क्या करना कि जो हमने पहले से सीखा है ना ट्रिपल प्रोडक्ट, वो ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या कर देना, यूज कर लेना, उसका यूज करके हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। लास्ट टॉपिक इस ये का लिखो और हेडिंग ये हो गया क्या बच्चे सबका? यस सर। अगर हो गया तो एक काम करो, फटाफट ये करो, हेडिंग दो लैमीज थ्योरम, LAMIS। लैमी नाम था साइंटिस्ट का, तो उन्हीं के नाम पे एक थ्योरम बना जिसका नाम दिया गया लैमीज थ्योरम। सो हेडिंग देते हैं लैमीज थ्योरम। ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है बच्चे? नो सर। पक्का? पक्का? यस। हाँ। सो लैमीज थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा इसके बारे में पहले ध्यान से सुनेंगे। जब फिफ्थ चैप्टर भी यूज होगा ना, इस लैमीज थ्योरम का यूज पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी कर सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में ही शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान नहीं है मुझे, स्टार्टिंग से ही लैमीज थ्योरम का यूज किया है एक दो क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन कैसे, ये थ्योरम सीख तो हम वेक्टर में रहे, कैसे यूज करना हमें पता होना चाहिए। लैमीज थ्योरम बोलता है कि देखो अगर तीन वेक्टर, अब वेक्टर मतलब फोर्स भी हो सकते हैं, वेक्टर मतलब मोमेंटम भी हो सकता है, वेक्टर मतलब टॉर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम वेक्टर की बात करेंगे। और जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो वेक्टर की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये लैमीज थ्योरम मतलब ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरम को बताया एक्सप्लेन करके कि इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स या the resultant of three vectors, if resultant of three vectors A, B and C is zero or if they are in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चे? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बोलो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या है? जल्दी बोलो, किसी को आइडिया है? हाँ या ना? नो सर। अच्छा ये बताओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर खड़े हूं तो कब तक रह सकता हूं यहाँ पे खड़े? 2-4 घंटे। अरे बस 2-4 घंटे, जब तक मैं या तो खुद से फोर्स लगा के ना डिस्प्लेस हूं या कोई मुझ पे फोर्स लगा के डिस्प्लेस ना करे। इक्विलिब्रियम का मतलब पता नहीं, शायद पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और दूसरा F2। अगर ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चे? रेस्ट कंडीशन। सो रेस्ट कंडीशन पे कब रहेगा थोड़ा बताना, बोलो। जब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 की वैल्यू क्या आ जाए? 0। यस और नो? यस और नो?
अगर इस पे 3 फोर्स लग रहा है, अगर इस पे 3 फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक F1 लग रहा है, एक F2 लग रहा है और एक F3 लग रहा है, स्टिल अगर ये सिस्टम हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इट मींस वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। यस और नो? पक्का? तो एक काम करो, तुमने, मुझे नहीं पता था, पहली बार नाम सुन रहे हो, तो एक हेडिंग ही दे देते हैं, इसके बाद लिख लेना, इसके बाद लिख लेना साइड में कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को पहले से नहीं पता है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में डायग्राम दिखा देना। हाँ, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब भी रेस्ट कंडीशन में आता है और डायनेमिक मतलब वेरिएबल कंडीशन में। स्टैटिक एग्जैक्टली कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बट स्टैटिक को यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में हम लेते हैं और डायनेमिक मींस मोशन वाले कंडीशंस में, वेरिएबल कंडीशंस में लेते हैं। समझी बच्चे? सही पढ़ा है, ऐसा बता रही। पढ़ा तो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है सीबीएसई वालों के लिए है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट। तो दो कंडीशन यहाँ पे एग्जांपल करके दिखा देना। सिंपल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चे? 0। मतलब रेस्ट की कंडीशन की बात करते हैं तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अब वो नेट फोर्स अगर दो वेक्टर है तो F1 प्लस F2 आएगा, 3 वेक्टर है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 आएगा, 4 वेक्टर है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 आएगा और इक्वल टू वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अगर ऐसा रहेगा तब उसको हम बोलेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पे लिख सकते हैं इस केस के लिए द ऑब्जेक्ट इज said to be in इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये दोनों केस के लिए हम बोल सकते हैं कि ये पूरा दोनों ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग पहले माइंड में फिट हुआ? हाँ या ना? इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। अब यहाँ पे हम वेक्टर उसी का नाम फोर्स के जगह ए बी सी डाल दिए, ए बी और सी। ठीक है? तो पहला कंडीशन इसका क्या है? लेमिस थ्योरम यूज करने का कि अगर वहां पे 3 है, ये कंडीशन है 3 वेक्टर्स होने चाहिए, मतलब फोर्स भी होगा तो 3 ही होगा। ये तीनों का रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। या ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहा इसका मतलब लेमिस थ्योरम हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ। So if the resultant of 3 vectors A, B, C is 0 or if they are in equilibrium then, तो पहले इक्विलिब्रियम कैसे होगा देखो। ये वेक्टर एक A लिया, ध्यान से देखना अच्छे से, ये वेक्टर A लिया, इसके हेड के ऊपर एक टेल रख दिया, तो ये ले लिया वेक्टर B और ये ले लिया वेक्टर C। देखो कितने वेक्टर है यहाँ पे? कितने वेक्टर है? 3। कौन सा एडिशन है? इसको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नाम दिया गया था क्या? यस सर। देखो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया। यस सर। मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C की वैल्यू कितनी? 0। इसका मतलब ये जहां पे भी लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? है। यस सर। ठीक है? सो अब तो मुझे रब करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर ये ऐसा रहे कि वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C इक्विलिब्रियम में रहे तो A और B के बीच का एंगल पहले दिखा देते हैं हम। क्या A और B के वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल ये होगा या बाहर होगा? बाहर होगा सर, बाहर होगा।
आंसर है बाहर होगा। इसको एक्सटेंड करते हैं ना, टेल टू टेल होना जरूरी है। तो ये एंगल का लेट नाम दे देते हैं अल्फा, कुछ भी दे सकते हैं। ये एंगल का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा। मतलब अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, सी एंड ए। यस और नो? यस और नो? पक्का? सो तो लैमिस थ्योरम अब एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन लैमिस थ्योरम है क्या? तो लैमिस थ्योरम बताता है अगर तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, मतलब ए बी सी वेक्टर के फॉर्म में जीरो हो गया, देन यहां दिख रहा है क्या बच्चे तुम लोगों को? यहां भी जीरो, हाँ, देन यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना, जल्दी बताओ। ए, तो ए अपॉन उसके सामने वाला एंगल बताना, ए के सामने वाला एंगल, तो a अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, ये ले लेते हैं यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक का मैग्नीट्यूड हो जाएगा b। सो b अपॉन, b के सामने वाला एंगल बताओ, गामा। सो b अपॉन साइन गामा इक्वल टू c के सामने वाला एंगल बताओ, तो अल्फा, c अपॉन साइन अल्फा। मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या होंगे, सेम सेम होंगे। मतलब साइन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल, मतलब जो भी सामने में एंगल है, ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम सेम हो जाती है। तो इसका यूज कैसे करते हैं कि सपोज दो फोर्स, एक फोर्स दिया रहता है और दो फोर्स गिवन नहीं रहता है और एंगल्स गिवन रहता है, तो हम इक्वेट करके हम निकाल पाते हैं। तो लैमिस थ्योरम इन शॉर्ट बोला क्या कि अगर तीन वेक्टर की कॉज से रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो है, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, उसके सामने वाला एंगल, इक्वल टू दूसरे का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ उसका एंगल इक्वल टू तीसरे का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ उसका सामने वाला एंगल। ये तीनों की वैल्यू क्या होगी बच्चे, सेम हो। पता चला क्या? बोलो। हाँ, साइन रूल हमने सीखा था, याद है, इसी टाइप का। यस सर। यहां पे एग्जैक्टली साइन रूल में ध्यान से सुनना, साइन रूल में क्या तीनों का रिजल्टेंट जीरो था? नो सर। नो सर। बट लैमिस थ्योरम में तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो। तब हम क्या यूज कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम। यस और नो? यस सर। अब इसी का दूसरा डायग्राम, इतना लिख लो, लिख लिया हो क्या ये? पक्का? यस सर। हाँ, तो इसी का दूसरा डायग्राम मैं बता देता हूं कि लैमिस थ्योरम दूसरा डायग्राम कैसे होता है। तो ये देखो सब हेड टू टेल एडिशन था। अगर टेल टू टेल करते तो क्या होता, वेक्टर है यहां, इसके टेल पे उठा के वेक्टर बी को रखते तो वेक्टर बी हो जाता यहां, और इसी के टेल पे सी को उठा के रखते तो वेक्टर सी क्या हो जाता यहां। आया कि नहीं आया? बोलो। ये हो जाता है अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इसी का दूसरा डायग्राम, इसमें सबको हेड टू टेल ज्वाइन किया था और इसमें सबको कैसे ज्वाइन किया है, टेल टू टेल ज्वाइन किया है। अब इसमें भी सेम कंडीशन, अगर ए बी और वेक्टर सी तीनों का एडिशन अगर जीरो होता है, मतलब रिजल्टेंट जीरो होता है, तब a अपॉन, देखो साइन बीटा, देखो a अपॉन साइन बीटा आया कि नहीं आया, a का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल, सो a अपॉन साइन बीटा इक्वल टू b अपॉन, b के सामने वाला एंगल क्या है, गामा, तो b अपॉन साइन गामा इक्वल टू c अपॉन, c के सामने वाला अल्फा, तो c अपॉन साइन अल्फा। ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। देखो सेमी इक्वेशन आया, मतलब ये दोनों डायग्राम सेम है। ये टेल टू टेल, इसमें टेल हेड टू टेल ज्वाइन किया है और इसमें टेल टू टेल ज्वाइन किया है। आया? आया क्या बच्चे? हाँ ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं ये कर देता हूं कैसे इसका यूज करना है, रब करो।
रब करो बच्चे। यस सर। हाँ तो ठीक है, चलो। अरे शिट, गड़बड़ हो गया, इसको नहीं मिटाना था ना, इसको लिख लिए थे क्या? लिख लिया है सबने लिख लिया है बच्चे, सबने लिख लिया है क्या? यस सर, लिख लिया था। तो अच्छा, जिसने भी नहीं लिखा होगा ना, वीडियो तो अपलोड होगा ही ना, वहां से एक बार स्क्रीनशॉट लेके या रोक के देख लेना, ठीक है? ठीक है, आप सुनो, चैप्टर नंबर 5 में इसका एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 5 का मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, इसलिए क्योंकि वहां नया नया फोर्सेज आ जाएंगे ना एक एग्जांपल में जिसमें यूज हुआ है लैमिस थ्योरम, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी, फिर उसमें टाइम चला जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी वहां फोर्स जब एक्सप्लेन हो जाएगा ना तो फोर्स के टर्म में अच्छे से देख लेंगे। एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, यहां पे ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 फोर्स लग रहा है, जिसमें कितने फोर्स लग रहा है? 3। नीचे में लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड दिया है 10 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है बच्चे? 10 न्यूटन। दूसरा एक फोर्स है, उसका नाम T1 ले लिया है और इसका नाम ले लिया है T2। ध्यान से सुनो, टोटल 3 फोर्स है, टोटल कितने फोर्स है? 3 फोर्स है। नीचे लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। ये जो फोर्स यहाँ पे एक T1 लग रहा है और एक T2 लग रहा है, T फॉर टेंशन, जो हमें टेंशन होता है ना वैसे ही एक और टेंशन फोर्स होता है। अभी याद रखना है, एक काम करो, इसको मैं F1 F2 ले लेता हूं कि तुमको दिक्कत ना हो, इसको F1 ले लिया, इसको F2। ये F1 ना 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है और F2 भी ना यहां से 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस और नो? इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं बच्चे? 3। एक नीचे, नीचे फोर्स ये ऐसे दिखा दो, वैसे नहीं दिखाना चाहते हो तो 10 न्यूटन, Fg इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी 10 न्यूटन है, बॉक्स लगा के दिखा सकते थे। इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। क्या लैमिस थ्योरम यहां पे यूज कर सकते हैं? क्या लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं। उससे पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले लिख देता हूं, इफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब क्वेश्चन में दे दिया है, then find the value of F1 and F2, then find the value of F1 and F2। क्या यहाँ पे लैमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं बच्चे? देखो जल्दी, बच्चे सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। क्या लैमिस थ्योरम यहाँ यूज कर सकते हैं? यस सर। हाँ, कैसे कर सकते हैं देखो, तो सिंपल, इसकी कैसे, इसको एक जगह प्लेस करके रख दो 10 to 10, तो ये हो गया अपना 10 न्यूटन, ये हो गया अपना F1 और ये हो गया अपना F2। इनके बीच का एंगल बताओ जल्दी। 120 डिग्री, 120 डिग्री। कैसे पता चला? ये 30, ये 30, टोटल 180 होता है, तो ये कितना हो गया? 120। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चे? 90। मान खाएगी 120, और ये भी कितना हो गया? 120। सही है, एक गलती से तो तीनों सेम आ गया, मतलब हर बार नहीं होता है, अलग अलग वो दे के रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ चेक करो ना, ये 90 और ये 30, टोटल कितना? 120। यहाँ से यहाँ तक 90, इसके बीच 90 और ये 30, कितना हो जाएगा? 120। हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही फालतू हो गया फिर। तो क्या अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम,
लेमिस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं बच्चे? बहुत सिंपल है, 10 अपॉन साइन 120, ये तो मैं बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया, इक्वल टू f1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 120, इक्वल टू f2 अपॉन भी क्या हो जाएगा साइन 120। अब किसी को कंपेयर कर दो इसको इसके साथ, ये और ये सेम है तो f1 इक्वल टू क्या हो गया 10 न्यूटन। सिमिलरली इसको इसके साथ कर दो कंपेयर, तो f2 इक्वल टू भी कितना आ गया 10 न्यूटन। हाँ या ना?